नमस्कार, मैं डॉक्टर भरत मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। विद्यार्थियों, हमने कल की कक्षा में अमेरिकी संघीय व्यवस्था की विशेषताओं का अध्ययन किया था। आज हम अमेरिकी राष्ट्रपति और कार्यपालिका के संबंध में अध्ययन करेंगे। जब अमेरिकी संघीय व्यवस्था की कार्यपालिका का हम अध्ययन करते हैं तो अमेरिकी कार्यपालिका को समझने के लिए हमको इसके दो संदर्भों को समझना पड़ेगा कि कार्यपालिका का मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति और उसके मंत्रिमंडल से है। लेकिन राष्ट्रपति का पद इतना सर्वोच्च महत्व का और प्रभाव का है कि उसके संबंध में भी कुछ विशिष्ट प्रावधान कार्यपालिका का अध्ययन करते वक्त हमको अलग से अध्ययन करना होगा और मंत्रिमंडलीय संबंधी जो प्रावधान है उसका हमको अलग से अध्ययन करना होगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं अमेरिकी कार्यपालिका की विशेषताएं क्या है। एक तो पहली जो विशेषता है वो है निर्मित और विकसित कार्यपालिका है। ये इसका मतलब ये हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति का जो पद है जो संविधान द्वारा बनाया गया कार्यपालिका अध्यक्ष का पद है, किंतु समय के साथ साथ इस पद का विकास भी हुआ है और आज वह अमेरिका का एक राष्ट्रीय नेता के रूप में प्रभाव रखता है और अपना जो दल है, जो राजनीतिक दल है, उसका नेतृत्व भी राष्ट्रपति ही करता है। इसके साथ साथ समय के विकास के साथ, संविधान के विकास के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ने विधायी क्षेत्र में भी अपने पद का प्रभाव बढ़ाया है। तो एक विशेषता तो यह है कि यह निर्मित और विकसित कार्यपालिका है। दूसरा जो विशेषता है वो है एकल कार्यपालिका का सिद्धांत। अमेरिका में समस्त कार्यपालिका शक्तियां जो है और उनका उत्तरदायित्व जो है उसका निवास जो है राष्ट्रपति में निवास करता है और इसी को हम एकल कार्यपालिका बोलते हैं। संसदीय व्यवस्थाओं में जहां राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं लेकिन उसका प्रयोग प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है, वैसी व्यवस्था अमेरिका के अंदर नहीं है। यहाँ राष्ट्रपति में ही कार्यपालिका शक्तियां निवास करती हैं और वो ही उनका प्रयोग करता है। तो ये एकल कार्यपालिका का सिद्धांत है। दूसरी विशेषता जो है अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष चुनाव। इसका मतलब ये हुआ संविधान ने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की है, किंतु राजनीतिक दलों के जन्म ने इसे प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में बदल दिया है कि संविधान के प्रावधान अलग है लेकिन प्रैक्टिस में ये चुनाव जो है एक तरह से प्रत्यक्ष तौर पर होने लगा है। तो ये एक तीसरी विशेषता वहां की कार्यपालिका की हमको देखने को मिलती है। चौथी विशेषता है वो कार्यपालिका का व्यवस्थापिका से पृथक्करण। अमेरिका के संविधान का आधार शक्तियों का पृथक्करण है और इसलिए राष्ट्रपति जो है वो कांग्रेस से अलग होता है। राष्ट्रपति कांग्रेस की कार्यवाही में भाग नहीं लेता है। कांग्रेस और राष्ट्रपति का कार्यकाल एक दूसरे की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है और ये स्थिति जो है संसदीय व्यवस्था से पृथक करती है, क्योंकि हम देखते हैं कि संसदीय व्यवस्थाओं में प्रधानमंत्री और जो मंत्रिमंडल है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और उसका कार्यकाल तब तक ही होता है जब तक कि लोक सदन के अंदर उनका बहुमत होता है। लेकिन अमेरिका की कार्यपालिका इस सिद्धांत पर काम नहीं करती, क्योंकि वहाँ अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। तो राष्ट्रपति सीधे चुन कर आता है और मंत्रिमंडल का निर्माण राष्ट्रपति अपने विवेक से करता है और वो मंत्रिमंडलीय सदस्य जो है कांग्रेस के सदस्य नहीं होते हैं, राष्ट्रपति भी कांग्रेस का सदस्य नहीं होता है, इसलिए वो कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। तो ये एक तरह से जो है कार्यपालिका का व्यवस्थापिका से पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिका के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा कार्यपालिका से कुछ भिन्न कार्य और शक्तियां भी देखने को मिलती हैं। जो गतिरोध और संतुलन के सिद्धांत के अंतर्गत राष्ट्रपति को कार्यपालिका से भिन्न कुछ शक्तियां प्राप्त हैं। उसके आधार पर कुछ विधायी क्षेत्र में उसको निषेधाधिकार की शक्तियां मिल गई हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति, दंड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति, ये कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो संविधान के अंदर उल्लेख नहीं किया गया है लेकिन उसको कुछ ये विधायी प्रावधान राष्ट्रपति को मिल गए हैं। तो ये तो राष्ट्रपति से संबंधित कुछ विशेषताएं हुई। अब कार्यपालिका शक्तियों का अध्ययन करते वक्त कुछ मंत्रिमंडलीय विशेषताएं अमेरिकी कार्यपालिका के अंदर क्या है उनका भी हमको अध्ययन करना पड़ेगा। तो मंत्रिमंडल भी एक विकसित संस्था के रूप में देखते हैं हम। अमेरिका में मंत्रिमंडल का
निर्माण संविधान द्वारा नहीं किया गया है। ये एक तरह से विकसित संस्था है। संविधान के अनुसार कांग्रेस प्रशासन के विभाग बनाती है और राष्ट्रपति सीनेट की सहमति से इन विभागों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। संविधान के अनुसार ये भी प्रावधान है कि राष्ट्रपति इन विभागों के अध्यक्षों से लिखित में राय मांग सकता है। इस संवैधानिक स्थिति के आधार पर ही अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने मंत्रिमंडल का विकास किया है। तो ये एक तरह से हम ये देखते हैं मंत्रिमंडल की व्यवस्था जो है अमेरिका के अंदर वो विकास का परिणाम है। दूसरी जो विशेषता है वो ये है कि राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल में स्वामी और सेवक का संबंध देखने को मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल में जो है वो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के निर्माण करने और उसको मंत्रियों को पद से हटाने में स्वयं सक्षम है, समर्थ है, और वह मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए या नहीं मानने के लिए राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मंत्रिमंडल उसके राष्ट्रपति के आदेश पर ही काम करते हैं और उनकी पालना मंत्री करते हैं। तो इस आधार पर हम ये देखें तो मंत्रिमंडल में राष्ट्रपति की भूमिका सर्वोच्च है और एक तरह से परमाधिकारी की है। तो इसलिए ये स्वामी और सेवक के संबंध के समान हमको देखने को मिलती है कि मंत्रियों की स्थिति जो है राष्ट्रपति के अनुचर सेवक के तौर पर ही वो देखने को मिलती है। तीसरी जो विशेषता है वो व्यवस्था विकास से पृथक करना। जैसा राष्ट्रपति के संबंध में हमने देखा वैसे ही मंत्रिमंडल के संबंध में भी ये प्रावधान है कि मंत्रिमंडल के सदस्य जो है व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं। वहां की जो कांग्रेस है उसके वो सदस्य नहीं होते हैं और सदस्य नहीं होते हैं तो उसके प्रति वो उत्तरदायी भी नहीं होते हैं। तो ये एक व्यवस्थापिका से पृथककरण के संबंध में विशेषता है। तो ये तो हुई कार्यपालिका के संबंध में राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल की विशिष्टताएं। अब क्योंकि वहां की कार्यपालिका में उपराष्ट्रपति भी एक विशिष्ट स्थान रखता है, वो भी एक अभिन्न अंग है कार्यपालिका, तो उपराष्ट्रपति के संबंध में केवल यही बात है कि उपराष्ट्रपति अमेरिकी कार्यपालिका में कोई बहुत विशिष्ट भूमिका नहीं निभाता है। वो केवल सीनेट के पदेन अध्यक्ष के रूप में काम करता है और उसकी भूमिका तभी प्रारंभ होती है जब राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश रिक्त हो जाता है, तो वो राष्ट्रपतियों की शक्तियों का प्रयोग उस समय रिक्त स्थान को भरने के लिए कर सकता है। तो ये तो हुई अमेरिका की इस संघीय कार्यपालिका की विशेषताओं के संबंध में बात। अब हमने इस पूरे अध्ययन में देखा है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं और मंत्रिमंडल के सदस्य केवल उसके अनुचर के रूप में ही हमको देखने को मिलते हैं। तो पूरी कार्यपालिका जो है अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति के इर्द गिर्द घूमती है। तो राष्ट्रपति का पद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो राष्ट्रपति के पद का संगठन किस प्रकार से अमेरिका के संविधान के अंदर किया है ये हमको जानना चाहिए। तो सबसे पहले तो इस पद की योग्यताएं क्या हैं। तो अमेरिकी संविधान के अनुसार एक तो वो है अमेरिका का नागरिक होना चाहिए, जन्मजात नागरिक होना चाहिए। दूसरा उसकी आयु 35 वर्ष की कम से कम होनी चाहिए और साथ ही साथ कम से कम वह अमेरिका में 14 वर्ष से लगातार रह रहा हो और दिवालिया न हो, पागल न हो, गंभीर अपराध में सजायुक्त नहीं हो। ये इसकी कुछ योग्यताएं संविधान में निर्धारित की गई हैं। इसका जो चुनाव है वो बड़ा विशिष्ट तरीके का है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और चुनाव करने के लिए एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव वहां के राज्य, वहां के जो प्रांत है, संघ की जो इकाई है वो चुनती हैं और सिद्धांत रूप से राष्ट्रपति का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष तौर पर होता है, किंतु व्यवहार में ये एक प्रत्यक्ष चुनाव हो गया है। और राष्ट्रपति के चुनाव का विस्तृत जो है विवरण जो है हम अलग से करेंगे क्योंकि ये पूरी एक जटिल प्रक्रिया है, एक लंबी प्रक्रिया है। तो अभी यहाँ केवल आपको इतना समझना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाता है और उस निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव अमेरिका के जो प्रांत हैं, जो संघ की इकाइयां हैं, वो करती हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के वेतन भत्ते हैं, उन्मुक्तियां हैं, तो ये समय समय पर बदलते रहते हैं। इसके कार्य मुक्ति और पद की मुक्ति से संबंधित प्रावधान है, वो बहुत ज्यादा यहाँ हम चर्चा उनकी नहीं कर रहे हैं। जो महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है वो हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रपति की शक्तियों में प्रमुख से कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और दल और देश के नेता के रूप में जो उसका प्रभाव है वो महत्वपूर्ण है जानना हमारे लिए। तो सबसे पहले इसकी कार्यपालिका शक्तियों में कौन कौन सी शक्तियां आती हैं उसको हमको देखना होगा। इसमें प्रमुख तौर पर हम देखें तो
अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यपालिका की शक्तियों के तौर पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। तो शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी उत्तरदायित्व उसको निभाना है उनको वो निभाता है। कानून और न्यायिक निर्णयों को लागू करवाना उसकी जिम्मेदारी है। प्रशासन का संचालन करना, नियुक्तियों संबंधी काम वो करते हैं। विभिन्न पदों पर जो नियुक्तियां हैं उनको पदमुक्त करने का काम भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल के संबंध में शक्तियां, मंत्रिमंडल का गठन, उनका चयन मंत्रियों का, ये तमाम जो है काम जो है राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को मिली हुई है। जो अपराध किसी को न्यायालय द्वारा दंडित किया गया, अपराधी ठहरा दिया गया, उसको क्षमा राष्ट्रपति दे सकते हैं। इसके अलावा सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। वैदेशिक संबंधों का संचालन भी अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों के तहत करता है। विदेश नीति का निर्धारण करना, पदाधिकारियों की नियुक्ति विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, विभिन्न देशों के साथ संधि समझौते करना, विदेशों में अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा का दायित्व, ये तमाम जो काम है वो अमेरिकी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों में गिने जाते हैं। और इनका संचालन करते हुए वो एक तरह से राष्ट्र नायक के रूप में हमको दिखाई देता है और इस रूप में वो एक सर्वोच्च शक्तिशाली पदाधिकारी हमको दिखाई देता है। दूसरे प्रकार की जो शक्तियां हैं वो है उसकी विधायी शक्तियां। इन विधायी शक्तियों में प्रमुख तौर पर हम जो देखते हैं कि एक तो राष्ट्रपति को कांग्रेस को संदेश भेजने का अधिकार है। कांग्रेस वहां की व्यवस्थापिका का नाम है, तो राष्ट्रपति अपने विचारों को कांग्रेस को अवगत कराने के लिए संदेश भेजने का काम कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस के विशेष अधिवेशन आमंत्रित करने का शक्ति भी राष्ट्रपति में है कि विशिष्ट परिस्थितियों में अगर राष्ट्रपति को लगे कि कांग्रेस का अधिवेशन समय से पूर्व बुलाया जाना जरूरी है, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आमंत्रित कर सकता है। इसके अलावा विधायी शक्तियों में राष्ट्रपति को कुछ निषेधाधिकार शक्तियां भी प्राप्त हैं, जिसपे वो अपना वीटो लगा सकता है किसी क्षेत्र के अंदर, किसी कानून निर्माण की प्रक्रिया के तहत। राष्ट्रपति द्वारा कार्यपालिका को आदेश भी जारी किए जा सकते हैं, ये एक प्रमुख शक्ति है उसको। और साथ ही साथ राष्ट्रपति विभिन्न क्षेत्रों में जो है वो अनेक साधनों का प्रयोग करते हुए नियंत्रण की शक्ति उसको मिली हुई है। तो ये कुछ उसकी विधायी शक्तियां हैं। एक जो शक्ति राष्ट्रपति की है वो है वित्तीय शक्ति। इस क्षेत्र के अंदर हम देखें तो अमेरिका का जो वार्षिक बजट है उस राष्ट्रपति की देखरेख में ही वो बजट बनता है और एक तरह से वित्त के मामले में जो है राष्ट्रपति की भूमिका अमेरिका के अंदर विशिष्ट स्थान इसलिए भी रखती है कि राष्ट्रपति अपने दल और जो उसके जो समर्थक हैं उनकी कोशिश रहती है कि बजट यथासंभव जो है कांग्रेस के अंदर पारित हो, किंतु अगर वो पारित नहीं होगा तो इससे जो है गंभीर परिणाम जो है राष्ट्रपति के पद को और उसके दल को भुगतने पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में बजट के मामले में जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च भूमिका का निर्वहन करता है। राष्ट्रपति की कुछ न्यायिक शक्तियां भी हैं जिसमें वह क्षमादान की शक्ति रखता है। न्यायपालिका द्वारा जिनको दंडित किए हुए लोग हैं उनको क्षमा प्रदान करते हैं, तो ये एक उसकी विशिष्ट शक्ति है। इसके अलावा राष्ट्रपति की जो शक्तियां और जो प्रभाव जहां हमको इंगित नजर आता है वो है अपने दल के नेता के रूप में और राष्ट्र के नेता के रूप में उसकी शक्तियां, अधिकार और कार्य क्षेत्रों में बड़ा प्रभाव जो है देखने को मिलता है, उनका विस्तार हुआ है। इस नाते हम देखते हैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति पद जो है दलीय आधार पर होता है और जो उम्मीदवार राष्ट्रपति पद पर आरूढ़ होता है वे अपने दल में निर्विवादित एक नेता के रूप में अपना वर्चस्व स्थापित करता है। दल के नेता के रूप में अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वह अनेक शक्तियों का धारण करता है, जैसे दल की नीतियों का निर्धारण करना, दल की जो प्रशासनिक नीतियों की जो सफलता है वो कांग्रेस में और उसके बाहर दल के सहयोग से ही प्राप्त होती है। तो जब अगर दल का नेता राष्ट्रपति है तो दल जो है वही काम करता है जो राष्ट्रपति तय करता है। इसके अलावा कांग्रेस और राज्यों के चुनाव में अपने दल की विजय के लिए भी राष्ट्रपति का व्यक्तित्व और उसका करिश्माई नेतृत्व भी काम करता है। तो ये एक दल के नेता के रूप में और राष्ट्र के नेता के रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति का व्यक्तित्व एक विराट होता है। हमने देखा है कि राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया भी जो है 2-3 महीने चलती है।
उसमें जो डिबेट्स होती हैं चुनाव प्रक्रिया के दौरान में, उन डिबेट्स के माध्यम से भी राष्ट्रपति अपने व्यक्तित्व को एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का बना लेता है और अपने नेतृत्व को एक तरह से दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। तो उसके आधार पर ही जो उसके पद अंतर्राष्ट्रीय महत्व का हो जाता है। तो ये जो अमेरिकी राष्ट्रपति की जो शक्तियां अधिकार हैं, उनमें कुछ संवैधानिक प्रावधानों के अलावा कुछ बात अमेरिका के अंदर ये ऐसे भी एक, हमने कहा, विकास, संविधान के विकास के परिणाम भी जो है उसके पद में प्रभाव में विस्तार हुआ है। उसमें हमें देखें तो ये जो है, एक तो संवैधानिक तौर पर विकास हुआ है, दूसरा निर्वाचन पद्धति के कारण उसकी शक्तियां, उसका महत्व बढ़ता जा रहा है। संकट काल के में स्वतः ही उसके पद की महत्वता बढ़ जाती है। लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा के उदय के कारण भी जो है राष्ट्रपति के पद का महत्व और उसकी शक्तियों का विस्तार हुआ है। और अमेरिका का महाशक्ति के रूप में जो उदय है, तो इस महाशक्ति के स्टेटस को दुनिया में बरकरार रखने के लिए भी एक राष्ट्र नायक के रूप में, बल्कि विश्व नायक के रूप में भी अमेरिकी राष्ट्रपति को अपनी शक्तियों का विस्तार उस रूप में करने का अवसर मिलता है, ताकि वो अमेरिका की विश्व का नेतृत्व करने की जो आकांक्षाएं हैं, उस आकांक्षाओं को राष्ट्रपति पद की प्रभावशाली भूमिका निभाते हुए पूरा किया जा सके। तो इन कारणों की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति का पद जो है न केवल राष्ट्रीय महत्व का बल्कि विश्व के महत्व का ये बन गया है। और ये दुनिया की जितनी भी कार्यपालिका है, उन तमाम कार्यपालिकाओं के राष्ट्र अध्यक्षों में, कार्यपालिका अध्यक्षों में सबसे ज्यादा सर्वोच्च शक्तिशाली पद के रूप में आज विद्यमान है। तो आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। आगे की कक्षा में हम अमेरिकी के अन्य संविधान के अन्य जो प्रावधान है उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।